नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। इकाई 4 हम कर रहे हैं, जिसमें हमने भाग 6 किया था पिछला, जिसमें अम्बेडकर दर्शन किया हमने। तो आज हम करेंगे लोहिया दर्शन, यानी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जो दर्शन है पूरा, उनकी क्या सोच है, उनके विचार, उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं तथ्य जो कि उनके जीवन पर आधारित हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जन्म जो है वो 23 मार्च 1910 ईस्वी का है और उनकी मृत्यु हुई है 12 अक्टूबर सन 1967 ईस्वी को। और देखें तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी रहे हैं, ये एक प्रखर चिंतक रहे हैं और साथ ही साथ समाजवादी राजनेता भी रहे हैं। और बात करें अगर इनका, तो इनके जन्म का तो उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद जिले के अकबरपुर में हुआ है। पिता इनके श्री हीरा लाल और माता श्रीमती चंदा थी और इनका परिवार मूलतः जो है राजस्थानी रहा है। तो ये सब बातें जो है इनके जीवन से संबंधित हैं। साथ ही साथ इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में एक सेनानी के रूप में भी कार्य किया है। जब ये मात्र 14 वर्ष के थे तब इन्होंने 1924 ईस्वी में कांग्रेस के गया अधिवेशन में एक प्रतिनिधि के रूप में भी भाग लिया था। तो आप देख सकते हैं कितनी छोटी आयु से ही जो है राजनीति के कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं और भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने बहुत सक्रिय भाग लिया और भूमिगत रहकर आंदोलन को गति देने के लिए कांग्रेस रेडियो नाम गुप्त रेडियो की स्थापना भी की। तो इस प्रकार से ये जेल भी गए हैं कई बार स्वतंत्रता संग्राम में कार्य करते हुए, और इनको जो है गांधी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ और काफ़ी सारा इन्होंने कांग्रेस में रहते हुए कार्य भी किया। तो बहुत, अगर हम इनका जो है सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान देखें तो काफ़ी सारी बातें हैं जिसको पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए। बहुत ज़्यादा इनके जीवन में इससे संबंधित आपको बातें मिल जाएंगी। आगे देखते हैं इनकी रचनाओं को। जब हम देखते हैं तो इनकी रचनाएं भी बहुत सारी रही हैं। सबसे पहले समाजवादी चिंतन 1956 ईस्वी में, सिविल नाफरमानी सिद्धांत और अमल, ये पुस्तकों के नाम हैं। समाजवादी एकता 1961 ईस्वी, क्रांति के लिए संगठन 1963, भारत चीन और उत्तरी सीमाएं 1963, जाति प्रथा 1964, फिर इतिहास चक्र 1966 ईस्वी, धर्म पर एक दृष्टि 1966 ईस्वी, भारत में समाजवाद 1968, समाजवादी आंदोलन का इतिहास 1969, रामकृष्ण और शिव 1969। तो इस प्रकार से बहुत पुस्तकें हैं और साथ साथ सुधरो अथवा टूटू 1971 ईस्वी। तो इस प्रकार से बहुत सारी इनकी रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं और इनके अंग्रेज़ी में भी रचित कुछ ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं जिनके नाम है व्हील ऑफ हिस्ट्री 1966 यानी 1966 ईस्वी, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन 1970, मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म 1963 एंड अदर्स। तो इस प्रकार से इन्होंने अंग्रेज़ी की पुस्तकें भी लिखी हैं। साथ साथ इन्होंने अंग्रेज़ी में एक पत्र है मैन काइंड नाम से और हिंदी में जन नामक पत्रों का संपादन भी किया है। तो अगर हम देखें इनकी पुस्तकों से तो हमें समझ में आता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक कुशल विचारक भी रहे हैं, एक कुशल लेखक भी रहे हैं, साथ साथ एक कुशल पत्रकार भी रहे हैं। और 1960 के पहले या बाद में देखा जाए तो भारत में समाजवादी आंदोलन की दिशा को विकसित करने में और जनहितकारी दिशा प्रदान करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये सारी बात जो है हम तथ्यात्मक जानकारी कह सकते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के बारे में। अब इनके बहुत सारे प्रकार के विचार रहे हैं, इनके समाजवाद पर भी विचार रहे हैं और कार्य रहे हैं, राजनीतिक विचार भी रहे हैं, आर्थिक विकास की इन्होंने बात करी है। तो बहुत सारी बातों को जब हम इकट्ठे बिंदुओं के रूप में रख देते हैं तो लोहिया जी के दर्शन को हम इन बिंदुओं में पाते हैं। उनका समाजवाद बहुत ही विशाल वृहद विषय है बात करने के लिए। आर्थिक विकास की बात करते हैं ये, इन्होंने 5 स्तंभीय विचार भी दिए हैं। सप्त क्रांति इन्होंने बताई है जिसको कार्य करने के लिए ऐसी क्रांति जो करना चाहते थे ये, और इतिहास बोध के बारे में ये बात करते। तो ये सारी बातों के बारे में बात तो करते ही हैं, कर्म प्रधान भी रहे हैं लोहिया जी, जिन्होंने खूब कार्य किया है इन क्षेत्रों में, बहुत सारा कार्य है रहा है इनका। तो एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ते हैं। इन्हीं को अगर हम पढ़ लेंगे तो इनका दर्शन जो है इसमें सिमट कर आ जाता है सारा का सारा। सबसे पहले हम इनके समाजवाद की बात करते हैं कि ये समाजवाद में इन्होंने क्या क्या इनके विचार रहे हैं, साथ साथ इन्होंने क्या क्या समाजवाद के अंतर्गत हमें बताया है।
जब हम राम मनोहर लोहिया जी की बात करते हैं तो उन्हें हम पाते हैं कि वो एक दार्शनिक चिंतक रहे हैं, साथ साथ सामाजिक विश्लेषण की पद्धति में मार्क्सवाद, भारतीय परंपरा, गांधी जी के प्रयोग और अपने शोध निदेशक प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री जो रहे हैं बर्नर सुधाई, उनका जो है स्पष्ट प्रभाव इन पर हमें नजर आता है। इन्होंने जो है अपनी पुस्तक मार्क्स, गांधी तथा समाजवाद में समाजवाद संबंधी अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। ये कहते हैं कि गांधी तथा मार्क्स के पास सीखने के लिए बहुमूल्य कोश है। तो इनके द्वारा कहा गया वाक्य है ये। तो काफ़ी ये प्रभावित रहे हैं इन दोनों से, गांधी जी से और मार्क्स से, लेकिन मार्क्स को संपूर्ण तरीके से इन्होंने ग्रहण नहीं किया है, कुछ बातों को इन्होंने छोड़ भी दिया है। वे कार्ल मार्क्स द्वारा जो प्रतिपादित पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर विरोधों, असमानता, शोषण और अमानवीयकरण को तो स्वीकार करते हैं, किंतु इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि मार्क्स का चिंतन जो है वो यूरोपीय समाज के अनुभवों की देन है। साथ साथ इन्होंने कार्ल मार्क्स की जो द्वंद्वात्मक भौतिकवादी व्याख्या है उसको तो अपना लिया था इन्होंने, किंतु उन्होंने मार्क्स के जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है उसको स्वीकार नहीं किया। अगर आपने कार्ल मार्क्स को पढ़ा हो तो ये उनका पूरा सिद्धांत है, आप उसको वहाँ पर जाकर समझ सकते हैं। उसमें पूरा बताया गया है कि कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है वो क्या है। और तो उन्होंने उसकी तो दो बातें थी, एक तो उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात की थी, साथ साथ वर्ग संघर्ष की बात की थी। तो उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो व्याख्या की उसको तो मान लिया, लेकिन वर्ग संघर्ष की बात को नहीं माना। तो इस प्रकार से ये मार्क्स को पूर्णतः जो है उनको पूरा तरह से नहीं मानते हैं। फिर उनके अनुसार जो है मानवता दो विकल्पों के साथ जूझती रही है, एक तो वर्ग और एक जाति। जिस प्रकार से हम अम्बेडकर जी में के दर्शन में देखते हैं, वो भी जो है जाति के आधार पर जो है अस्पृश्यता का विरोध करते हैं और जो निम्न जातियां हैं उनका बहुत साथ दिया है उन्होंने। इसी प्रकार से ये भी मानवता को दो चीज़ों के साथ जो है ना लड़ते हुए नजर आती है इनको, एक वर्ग और एक जाति। मानव इतिहास जाति और वर्ग के अंतर्द्वंद की कहानी, इसलिए इन्होंने भी इस क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया है जैसे अम्बेडकर जी ने किया है। उनकी मान्यता थी कि सत्य की विजय धूर्तता और छल छदम से नहीं हो सकती। तो ये इनके कुछ विचार हैं जो कि एक तो मानव की से के जो वर्ग और जातियां हैं उनके कारण जो है इन्होंने जो है इसे माना है, साथ साथ इन्होंने सत्य की बात भी करी है। तो इनके चिंतन में हमें ये सब नज़र आता है। साथ साथ राजनीति के साथ साथ संस्कृति, इतिहास और साहित्य के विषयों में भी इनकी प्रबल विचारधारा रही है और इन्होंने समाजवाद और लोकतंत्र को जो है एक दूसरे का पूरक माना है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे इनके विचार हैं जो हमें समाजवाद से संबंधित नज़र आते हैं। वे मानते थे कि गांधीवादी विचार शैली से समाजवाद की प्राप्ति संभव नहीं है। जैसे कि गांधीवादी विचारधारा में हमें पता ही है कि अहिंसावादी वो रहे हैं, उसको ये पूर्णतः मानते हैं, परंतु ये कहते हैं कि आत्मत्याग व स्वयं को कष्ट अगर हम दें तो शत्रु का हृदय परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो गांधी जी का तो ये मानना था कि अगर हम त्याग करें अपनी चीज़ों का या स्वयं को कष्ट देने लग जाए तो शत्रु उससे पिघल जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं मानते। ये कहते हैं कि अगर हम कितना भी त्याग कर दें, कितना अपने आप को स्वयं को कष्ट दे दें, लेकिन शत्रु अगर बहुत कठोर है तो उसका हृदय परिवर्तन कैसे हो सकता है। तो ये इस बात को नहीं मानते हैं। और इन्होंने कहा, एक बात भी बोली थी कि लोग मेरी बात सुनेंगे ज़रूर, शायद मेरे मरने के बाद। इन्होंने जो है अंग्रेज़ी हटाओ, दाम बांधो, जाति तोड़ो, पिछड़ों के विशेष अवसर, खर्च की सीमा बांधो, पब्लिक स्कूल की समाप्ति, हिमालय बचाओ, संपूर्ण और संभव बराबरी, तटस्थ विदेश नीति, ये सारे विषयों पर इन्होंने काफ़ी सारा कार्य किया है। तो हमें समाजवाद जो है इनके अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आता है, जिन्होंने समाजवाद के लिए काफ़ी सारा कार्य किया है। डॉक्टर लोहिया ने जो है अपने विचारों को कभी भी गुप्त नहीं रखा और मार्क्सवादी और गांधीवाद को इन्होंने पूर्णतः जो है नहीं अपनाया है। और उनका जो पूर्ण विचार था वो दोनों विचारधाराओं के मध्य जो है, यानी कि गांधी जी और मार्क्सवाद दोनों, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच में जो समन्वय का मार्ग है उनको इन्होंने अपनाया है। और इनकी दृष्टि में जो है मार्क्सवादी और गांधीवादी व्याख्या जो है वो एक पक्षीय है, नज़र आती है। तो इन्होंने जो है मैंने बताई दी आपको कार्ल मार्क्स की जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद व्याख्या उसको तो अपनाया, लेकिन वर्ग संघर्ष को नहीं अपनाया। और इन्होंने कहा कि वे वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को अनावश्यक और असंगत मानते हैं। और इतनी सारी ही बात थी जो है कि मानव इतिहास जाति और वर्ग के अंतर्द्वंद की कहानी है। और इन्होंने जो है साथ साथ, हाँ एक बात और ज़रूरी बात है कि इन्होंने रूसी साम्यवाद की भी तीव्र भर्त्सना की, जहाँ पे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य का औद्योगिक विकास के लिए गला घोट दिया गया। और इन्होंने ये तो कहा है कि सत्य की विजय जो है धूर्तता और छल छदम से नहीं की जा सकती। तो इन्होंने समाजवाद पे काफ़ी सारा कार्य किया है। और इन्होंने जो गांधीवादी सत्याग्रह है और आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में जो विकेंद्रीकरण को अपनाए जाने की नीति है उसके माध्यम से मार्क्सवाद के लक्ष्य को प्राप्त करना जो है इन्होंने बताया है।
और इन्होंने कहा कि समाजवाद की विकृति और उसकी गति विहंता पर भी तभी नियंत्रण पाया जा सकता है जब वह गांधीवाद के निष्कर्षों को अपना ले। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि गांधीवादी विचार शैली के माध्यम से समाजवाद के मूल उद्देश्य की जो प्राप्ति है वो संभव नहीं है। तो समाजवाद जो है इनके हमें काफ़ी सारे कार्यों में भी और इनकी विचारधारा इनके दर्शन में भी नज़र आता है। दूसरी बात जो इनके दर्शन में हमें नज़र आती है वो है आर्थिक विकास की बात, जिन पर इन्होंने काफ़ी सारा जो है किताबों में भी लिखा है, अपनी पुस्तकों में भी लिखा है। और वह इस बात को स्वीकार करते थे कि आर्थिक विकास और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए गांधीवादी दर्शन से बढ़कर अन्य कोई तकनीक नहीं है। हाँ, इन्होंने गांधीवाद में ये बात नहीं मानी है कि अपने को कष्ट दो आप तो शत्रु बदल जाएगा, लेकिन गांधी जी की काफ़ी सारी चीज़ों को इन्होंने लिया है। जैसे महात्मा गांधी जी बड़ी बड़ी मशीनें लगाने के विरुद्ध थे, ऐसे ये भी बिल्कुल सेम ये भी यही कहते थे कि बड़ी बड़ी मशीनें जो है नहीं लगानी चाहिए। इन्होंने समाजवाद के नाम पर पूंजीवाद जो होता है एक नया रूप लेकर प्रकट होता है। बड़ी बड़ी मशीनें लगाने से ये बताया इन्होंने, और कहा कि गरीबों की समस्याओं का जो निराकरण है वो पश्चिमी साम्यवाद के द्वारा भी नहीं हो सकता, बल्कि उससे तो अफसरशाही तानाशाही जो है ये चीज़ें पनपती हैं। इन्होंने जो है महात्मा गांधी की तरह ये भी कहा कि लघु उद्योग लगाओ, जिससे आर्थिक विकेंद्रीकरण को अपनाए जाने के पक्षधर भी रहे। साथ साथ इन्होंने कहा जब हम छोटे छोटे उद्योग लगाएंगे, हाथ से काम करेंगे, तो बहुत सारे लोगों को काम भी मिलेगा और हमारा साथ साथ आर्थिक विकास भी होगा, बेरोजगारी भी दूर होगी, और धन का जो केंद्रीकरण होता है, एक हाथ में आ जाता है धन, वो भी सब जो है रुक जाएगा। बस ये थे कि गांधीवाद के अहिंसावाद से भी ये काफ़ी जो है प्रभावित रहे हैं। इन्होंने जो है महात्मा गांधी की तरह ही लघु उद्योग धंधों को अपनाकर आर्थिक विकेंद्रीकरण को अपनाए जाने के पक्षधर थे। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अहिंसा वाली बात भी मैंने आपको बता दी कि उसमें सबसे ज़्यादा अहिंसा से जो है प्रभावित रहे हैं, हिंसा के पक्ष में ये कभी नहीं रहे। साथ साथ ये चाहते थे कि एशियाई समाजवाद के स्वरूप का निश्चय वहाँ के देशों की संस्कृति और ऐतिहासिक अनुभवों के प्रकाश में हो। इनका विश्वास था कि सत्यम शिवम सुंदरम के प्राचीन आदर्शों को आधुनिक विश्व के समाजवाद और अहिंसा के उसूलों को इस प्रकार रखना होता है कि वे एक दूसरे का स्थान ले सके, तभी जो है मानव जीवन जो है सुंदर और सत्य होगा। और इसके लिए उन्होंने कहा कि मर्यादा का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि मार्क्सवाद भौतिक उत्पादन और संतुष्टि तो कर सकता है, लेकिन आध्यात्मिक शांति नहीं मिलती। तो ये आध्यात्मिकता की भी बात करते हैं, इनके दर्शन में हमें आध्यात्मिकता भी नज़र आती है। इन्होंने जो है भौतिक संतुष्टि जो है समाजवाद का एकमात्र लक्ष्य, इसको बिल्कुल नहीं माना है। कहते हैं कि भौतिक संतुष्टि ही समाजवाद का एकमात्र लक्ष्य नहीं है, इसलिए व्यक्ति में आध्यात्मिकता का होना भी बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने कहा कि पश्चिमी जो समाजवादी लोग हैं वो ये भूल जाते हैं कि व्यक्ति एक नैतिक प्राणी भी है, पेट तो सूअर भी भरते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि साथ साथ हमें अपने जीवन में धर्म को भी उतना ही स्थान देना है। और ये साथ साथ धर्म, दक्षिणपंथीवाद और राजनीति को मिलाने के पक्ष में भी बिल्कुल नहीं थे। मानते थे कि इससे सांप्रदायिक तनाव पैदा होता है, कड़वाहट पैदा होती है। और साथ साथ जो भी नौकरशाही बढ़ती जा रही थी उस टाइम, जो उसके लिए भी ये बहुत चिंतित थे कि ये सब इतना कुछ नहीं बढ़ना चाहिए। तो इन्होंने उन वर्गों को रेखांकित किया जो विशेषाधिकारों के आधार पर अधिक से अधिक समाज का शोषण करते हैं, जिसमें ये जो है नौकरशाही को भी रखते थे। तो इसलिए ये जो है उस समस्या से भी काफ़ी विचलित हुए कई बार। इन्होंने भारतीय समाज की संरचना में और निर्णायक तत्वों का भी विश्लेषण किया जो विशेषाधिकार के आधार पर शोषण कर रहे हैं, और इन्होंने उनको वर्गों में भी बांटा। कौन कौन से वर्ग हैं? विशेषाधिकार वाले वर्ग में संपत्ति के आधार पर, जाति के आधार पर और भाषा के आधार पर बांटा। इन्होंने वर्गों का गठन किया, नौकरशाह, अधिकारी, उच्च मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और सर्वहारा वर्ग। इस प्रकार से इन्होंने लोगों का जो है वर्गों का गठन भी किया। तो फिर जो ये विसंगतियाँ पैदा हो जाती हैं वर्गों के कारण, जातियों के कारण, भाषा के कारण, इनको दूर करने के लिए इन्होंने 7 नीतियों का प्रतिपादन किया। इनके नाम रखे जाति नीति, भूमि नीति, अन्न नीति, आय नीति, मूल्य नीति, राष्ट्रीय भ्रम नीति और भाषा नीति। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है ये नीतियाँ भी इन्होंने सुझाई कि किस प्रकार से ये जो भेदभाव है इसको समाप्त किया जा सकता है। ये वर्ग के कारण जो भेदभाव आ गया इनमें, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने ये नीतियाँ बताई। अब इसके अंदर हम ज़्यादा इसको विस्तार से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमें सिर्फ केवल उनका दर्शन जानना है कि उसमें उनके क्या विचार है, क्या सोच है। तो आगे देखते हैं। उसके बाद आता है 5 स्तंभीय विचार। इन्होंने जो है अपनी समाजवादी व्यवस्था में केंद्रित और विकेंद्रित व्यवस्था के मध्य संवाद स्थापित करने के पक्षधर थे। तो इन्होंने 5 स्तंभ जो हैं वो रखे समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत। कौन से स्तंभ है वो? एक तो कहा इन्होंने ग्राम है, यानी कि गांव है, फिर मंडल है, प्रांत है और फिर केंद्र सरकार है। और एक 5वां जो इन्होंने बताया है विश्व सरकार, उसकी स्थापना का भी इन्होंने सुझाव दिया, जो कि हम जिसको 5वां स्तंभ भी बोल सकते हैं।
फिर इन्होंने जो सुझाव दिए, विश्व सरकार का जो इन्होंने उद्देश्य रखा, विश्व में आवाजाही और निवास की स्वतंत्रता भी प्रदान करना है। उन्होंने राष्ट्रों के कृत्रिम विभाजन का भी विरोध किया। इन्होंने कहा कि राज्य की भी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि सरकारी नियोजन के लिए निश्चित धनराशि का 1/4 धन जो है वो ग्राम, जिला और पंचायतों के द्वारा खर्च किया जाना चाहिए। फिर ग्राम, नगर और जिला पंचायतों का पुलिस के ऊपर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। फिर जिलाधीश का पद समाप्त कर उनके कार्यों को जिले के अन्य पदाधिकारियों के मध्य भी बांट देना चाहिए। और कृषि, उद्योग और संपत्ति के ऊपर जहाँ तक संभव हो वहाँ पर सिर्फ ग्राम, नगर और जिला पंचायतों का ही नियंत्रण हो, शहर का या राज्य सरकारों का नियंत्रण ना हो। फिर लघु मशीनों के प्रयोग के द्वारा आर्थिक और राजनीतिक विकेंद्रीकरण के लक्ष्य को पूरा करने का भी प्रयत्न करना चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई जिसमें इन्होंने राज्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया है। तो ये सारा जो है हमें इनके 5 स्तंभीय विचार देखने को मिलते हैं जिनमें इन्होंने 5 स्तंभ माने हैं। फिर इन्होंने जो है उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो है हमारे इनके, अगर हम दर्शन में देखें तो वो आता है सप्त क्रांतियों की इन्होंने बात करी है। 7 क्रांतियों की इन्होंने इसकी अवधारणा दी है, एक साथ 7 क्रांतियों का आह्वान किया है। उनमें है नर नारी की समानता के लिए क्रांति, यानी कि ऐसी क्रांति जिसमें कि पुरुष और नारी जो है वो समान हो जाए, चाहे वो किसी भी रूप से हो। अगर वो काम भी कर रहे हैं तो उनको समान वेतन मिले। तो इस प्रकार से बहुत सारी क्रांतियों की इन्होंने बात करी। 7 कुल मिलाकर क्रांति इन्होंने बताई हैं। फिर चमड़ी के रंग पर रची राजकीय, आर्थिक और दिमागी असमानता के खिलाफ क्रांति, यानी कि रंग भेद के कारण जो भी असमानता होती है उसके विरुद्ध एक क्रांति चलाई जानी चाहिए। फिर इन्होंने संस्कारगत जन्मजात जाति प्रथा के खिलाफ, तो मेन पॉइंट इसमें जाति प्रथा की बात करते हैं, और पिछड़े लोग जो हैं उनके विशेष अवसर के लिए क्रांति की बात करी है। यानी कि जो जातियां बट गई हैं, जो निम्न जाति हैं, उनके लिए विशेष अवसर प्रदान करने की बात इन्होंने करी है। चौथी क्रांति में ये कहते हैं कि प्रदेश गुलामी के खिलाफ और स्वतंत्रता तथा विश्व लोक राज के लिए क्रांति की बात करते हैं ये। और फिर 5वीं क्रांति में कहते हैं कि निजी पूंजी की विषमताओं के खिलाफ और आर्थिक समानता के लिए योजना द्वारा पैदावार बढ़ाने के लिए क्रांति, यानी कि जो कुछ विशेष वर्ग लोग हैं जिनके हाथ में बहुत सारी निजी पूंजी है उसकी विषमताओं के खिलाफ क्रांति की जाए, आर्थिक समानता के लिए क्रांति की जाए, और कुछ ऐसी योजनाएं लाई जाए जिसमें कि पैदावार बढ़ाई जाए कृषि द्वारा, उसके लिए भी क्रांति की जाए। तो बहुत सारी चीज़ें इस वाली क्रांति में हमें सम्मिलित रूप से नजर आती हैं। फिर छठी क्रांति में ये बोलते हैं कि निजी जीवन में अन्याय, हस्तक्षेप के खिलाफ और लोकतंत्री पद्धति के लिए जो है क्रांति की बात करते हैं। यानी कि जो हम निजी जीवन अपना जीते हैं, जिसमें हमारे धर्म की स्वतंत्रता है, जिसमें कार्य करने की स्वतंत्रता है, उसमें कोई अन्याय, हस्तक्षेप ना हो, कोई सरकार भी या कोई बाहरी व्यक्ति भी उसमें हस्तक्षेप ना करे। लोकतंत्र की जो पद्धति है जिसके द्वारा चुनाव वगैरह होते हैं उसमें भी वो उस पद्धति के लिए भी ये चाहते हैं क्रांति हो, सही ढंग से जो है लोकतंत्र चलाया जाए। फिर इन्होंने आखिरी जो है कहा है कि अस्त्र शस्त्र के खिलाफ और सत्याग्रह के लिए क्रांति, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया है कि ये गांधीवाद में, यानी कि गांधी जी के अहिंसावाद से, अहिंसात्मक जो है पद्धति अपनाने के साथ रहे हैं ये हमेशा। तो ये अस्त्र शस्त्र के खिलाफ ही बात करते हैं, उसके विरुद्ध ही बात करते हैं, और सत्याग्रह के लिए क्रांति की बात करते हैं। तो अगर हम इनके शब्दों में देखें, पहले देख लेते हैं डॉक्टर लोहिया के इतिहास विषयक विचार जो है अरस्तु के सिद्धांतों से भी काफ़ी समानता रखते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा कि आज संसार में बड़े बड़े आंदोलनों और क्रांति का युग है, इनको समझना उतना ही ज़रूरी है कि हम संसार की उन्नति में अपना हिस्सा बटाएं, इसलिए कि हमें आज़ादी की लड़ाई लड़ने में मदद मिले। हम अपनी क्रांति को विश्व क्रांति के साथ जोड़कर उससे लाभ उठाएं। संसार के चारों ओर एक बहुत बड़ी जंजीर कसी हुई है, इसकी कुछ कड़ियों में अगर हिंदुस्तान और चीन धंसा हुआ है तो कुछ में इंग्लिस्तान और इटली जैसे साम्राज्यशाही या फासिस्ट देशों के मजदूर। अगर इस जंजीर के कड़े कहीं भी टूटते हैं तो उससे सभी दलितों की जंजीर के कड़े कमज़ोर होते हैं। अब समय आ गया है कि दलितों के सामूहिक प्रयत्नों से यह जंजीर हमेशा के लिए टूटे। तो सिंपल सी एक शब्द में बात करें तो ये समानता की बात करते हैं हर प्रकार से, ताकि जातिगत आधार पर भी कोई जो है दलितों के साथ कोई भी भेदभाव ना हो। फिर इनके अगर हम इतिहास बोध की बात करें, ये इतिहास बोध भी इनके दर्शन में आता है। इनके विचार जो है, इतिहास विषयक विचार जो हैं वो अरस्तु के सिद्धांतों से समानता रखते हैं, पहली लाइन में यहाँ लिखा हुआ है। फिर इन्होंने जो मार्क्स का आर्थिक विवेचन का सिद्धांत है उसको भी अस्वीकार कर दिया था, जिसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को तो माना, वर्ग संघर्ष की बात को इन्होंने नहीं स्वीकार किया।
और इन्होंने जो है हीगलवादी दृष्टिकोण भी है, आप उसको पढ़ेंगे, ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, उसको भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन तथ्यात्मक रूप से आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने इतिहास के संबंध में अपने विचारों का जो प्रचार प्रसार है, अपनी कृति व्हील्स ऑफ हिस्ट्री 1955 ईस्वी में इन्होंने किया है। तो इस पुस्तक में इन्होंने जो है इतिहास संबंधी विचार जो है अपने रखे हैं। वे इतिहास की प्रगति को जो है डॉक्टर लोहिया एक सीधी रेखा के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। इन्होंने जो है अरस्तु के अतिरिक्त जो इनके विचार मिलते हैं हमें, वो टॉयनबी, सोरोकिन, नॉर्थ ट्रॉय और स्पेंगलर के विचारों से काफ़ी मिलते जुलते हमें नज़र आते हैं ये। और व्यक्ति की अनंत संभावना और उनकी दुर्बलताओं को ध्यान में रखते हुए ये मानवीय इतिहास की व्याख्या करते हमें नज़र आते हैं। और इन्होंने गतिमान काल के साथ संस्कृति को भी गतिशील माना है। जैसे समय बीत रहा है वैसे संस्कृति भी गतिशील है, वे भी परिवर्तित होती रहती है, पुराने रूप को नहीं छोड़ती लेकिन नए रूप को भी ग्रहण करती चली जाती है। इन्होंने जो है अपनी कृति इनकी रही है एक इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स, उसमें योग से लेकर भारतीय पुरातत्व, इतिहास, धर्म और अध्यात्म उन सब का विवेचन इन्होंने किया है। इन्होंने साथ साथ पत्थरों की भाषा पढ़ने की कोशिश भी करी है कि उन पर जो भाषाएं लिखी होती है उसको भी इन्होंने पढ़ने की कोशिश करी है। फिर इन्होंने मूर्तियों के माध्यम से मनुष्य की जाति, स्मृति और अभिज्ञान को भी रेखांकित करने का प्रयास किया है। और इन्होंने साथ साथ महात्मा बुद्ध और जैन धर्म के जो तीर्थंकर महावीर स्वामी रहे हैं उनकी मूर्तियों का भी अध्ययन किया और लिखा कि महावीर की प्रतिमा में जैन धर्म की तपस्या और कायिक वेदनाओं का तनाव बराबर दिखता है। यह तनाव बुद्ध की मूर्तियों में नहीं मिलता, क्योंकि बुद्ध का मार्ग सहज था और उस सहजता में बुद्ध की मूर्तियों को देखने से ऐसा लगता है कि सारे तनाव तिरोहित हो गए। तो इस प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन भी कर दिया इन्होंने महावीर, जैन और साथ में महात्मा बुद्ध का। और इन्होंने साथ साथ कोणार्क, नालंदा, एलोरा, जहाँ पे मूर्तियाँ थी, जहाँ पर बहुत ही जो है पत्थरों पर कारीगरी करी गई है और जो पुरातन संस्कृति नज़र आती है, वहाँ पर भी इन्होंने जो है काफ़ी जो है अपने दर्शन में उसके बारे में लिखा है, अपनी रचनाओं में उसके बारे में लिखा है। और इन्होंने एक स्थान पर तो अजंता के चित्रों में काले रंगों का प्राचुर्य, जहाँ पे काले रंग बहुत प्रयोग किए गए थे, उनको इन्होंने देखा और कहा भी कि इन चित्रों में स्थानीयता का समन्वय अतीव कलात्मक शैली में हुआ है। तो अगर हम देखें तो उनके विचारों में हमें जो है बहुत ज़्यादा अनेकता दृष्टिगोचर होती है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि बहुत चीज़ें नज़र आती हैं, मतलब हम कह सकते हैं मल्टीपल टैलेंटेड पर्सनैलिटी, जो कि बहुत सारे इन्होंने हर चीज़ का अध्ययन किया है। समाजवाद है, आर्थिक विकास की बात करते हैं, मार्क्स को भी मानते हैं, गांधीवाद को भी मानते हैं, साथ साथ पत्थरों का अध्ययन करते हैं, आध्यात्मिकता की बात करते हैं। और महावीर बुद्ध के भी इन्होंने जो है महात्मा बुद्ध की बात करी, महावीर जैन की बात करी, तो बहुत सारे अनेकता में एकता की बात करते हैं। साथ साथ बराबरी की भी बात करते हैं, भेदभाव को समाप्त करने की बात करते हैं, सप्त क्रांति की भी बात करते हैं, 5 स्तंभ भी हमें बताते हैं। तो बहुत चीज़ें जो है हमें लोहिया जी के दर्शन में देखने को मिलती है। बहुत वृहद दर्शन है इनका भी, अंबेडकर जी की तरह। फिर इन्होंने जो है एक नव समाजवाद की परिकल्पना की भी बात करी है। कैसे समाजवाद? वे समाजवाद के परंपरागत स्वरूप में जो है विश्वास करते हमें नहीं नजर आते। उन्होंने नव समाजवादी व्यवस्था के 3 मूलभूत आधार बताए, जो कि समाजवाद से हटकर कुछ नया इन्होंने लाने की बात करी। ये कहते हैं कि सभी उद्योगों, बैंकों और बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, एक बात जो समाजवादी व्यवस्था में लेकर आई है। फिर उन्होंने कहा कि संपूर्ण विश्व मानवों के जीवन स्तर का सुधार होना चाहिए और एक विश्व संसद की स्थापना होनी चाहिए। इसको उन्होंने बहुत खुलकर बताया है विश्व संसद की स्थापना में। तो इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें दर्शन तो उतना ही पढ़ना है जितना हमारा यूजीसी नेट के लिहाज से है। तो एक एक बिंदु के अंदर जाकर ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन मूलभूत रूप से जितने भी ऊपरी जो भी इनके तथ्य हैं वो सारे हमें पता होना चाहिए, प्रत्ययों के बारे में पता होना चाहिए। तो 3 बात जो है इन्होंने अपनी नव समाजवादी व्यवस्था में इन्होंने जोड़ी। साथ साथ अगर हम लोहिया दर्शन का समग्रता की दृष्टि से पूरा एक दृष्टि में अगर हम उसको समेटना चाहें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती है? एक तो इन्होंने एशियाई समाजवाद जो है उसको दिशा प्रदान की, साथ साथ नव समाजवाद की भी बात करी है। दूसरा, वे मानवतावादी थे, यानी कि मानव की बात करते थे उसके जो है। और अगर हम साथ साथ देखें तो ये वे संपूर्ण विश्व में असमानता को समाप्त करना भी चाहते हैं। किस आधार पर? आर्थिक आधार पर, जातिगत आधार पर। और बहुत सारी इनकी जो है हमने शुरू में बात कर ली थी कि इन्होंने जो है स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया। साथ साथ इन्होंने एक बात और बता दूं, 1955 में इनकी अध्यक्षता में एक समाजवादी पार्टी का भी गठन किया गया था। और इन्होंने जो है अपनी सक्रिय राजनीति के संपूर्ण काल में इन्होंने समाजवाद की विचारधारा को बहुत ही सुदृढ़ आधार भी प्रदान किया है। और इनका जो समाजवादी दर्शन है उस व्यक्ति पर आधारित हमें नज़र आता है जो कि सामाजिक पद सोपान क्रम में सबसे नीचे आता है, यानी कि निम्न वर्ग की ये बात करते हैं।
और जाति धर्म शास्त्र व्यवस्था के आधार पर जो व्यक्तियों में भेदभाव किया गया है उसको ये समाप्त करना चाहते हैं। ये एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं और बल्कि ये वर्गों की समाप्ति चाहते हैं और साथ साथ जाति उन्मूलन को भी एक आवश्यक तत्व मानते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो इन्होंने जो है वर्गों को समाप्त करने के लिए साथ साथ जो है निम्न जातियों के लिए भी इन्होंने काफ़ी सारा कार्य करते हुए हमें ये नज़र आते हैं। और इन्होंने जो है समाजवादी समाज की स्थापना के लिए हिंसात्मक क्रांति का भी विरोध किया है और जिसका आधार हम कह सकते हैं महात्मा गांधी का जो अहिंसात्मक उनका विचार है वो उस पर आधारित इनका हमें नज़र आता है। और इन्होंने जो है कहा है कि समाजवाद ना तो संपत्ति का सिद्धांत है और ना राज्य का, बल्कि यह इन सबसे ऊपर एक जीवन दर्शन है। तो सबसे ज़्यादा जो बृहद हमें प्रत्यय नज़र आता है, जो एक विषय नज़र आता है इनके दर्शन में, वो हमें समाजवाद नज़र आता है। जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया, अस्पृश्यता का इन्होंने विरोध किया और साथ साथ जो है हरिजनों के मंदिर प्रवेश की समस्या के निराकरण के लिए भी इन्होंने हरिजन मंदिर प्रवेश आंदोलन भी चलाया था। तो इन्होंने जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पहचान भी बनाई। इन्होंने साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता पर भी इन्होंने काफ़ी बल दिया है और इन्होंने जो है कहा करते थे कि ये कि सरकारें चाहे लड़ती रहे मगर हिंदुओं और मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए। इस प्रकार से इस पर बात भी करी इन्होंने। स्त्री पुरुष समानता पर भी इन्होंने काफ़ी बल दिया है। राजनीतिक विकेंद्रीकरण के ये पक्षधर रहे हैं। इसमें हमने जो है वो चौखंबा योजना भी बोल सकते हैं, जिसमें हमने जो है विदेशी जो तत्व रहा है उसमें उसको हमने अलग कहा था, इसमें जोड़ भी सकते हैं। जबकि 4 इन्होंने स्तंभ जो है बताए हैं इन्होंने मेनली। प्रशासकीय विकेंद्रीकरण की बात करी है इन्होंने। धर्मनिरपेक्ष राज्य के पक्षधर रहे हैं। इन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय विचार भी रखे हैं, जिसमें 7 क्रांतियों की मैंने जो आपको बात बताई वो हमें नज़र आती है। तो देखें तो इनका जो योगदान है हमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है। इन्होंने जो है मूलतः मानवतावादी तो रहे और इन्होंने मानव की गरिमा में भी बहुत विश्वास किया और इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया और साथ साथ जो है जिसमें हमें समाजवाद, मानव का, समानता का, सबका जो है दृढ़ विश्वास पता चलता है हमें इन्होंने। तो इनकी विचारधारा थी जो बहुत ही ज़्यादा वृहद हमें नज़र आती है। तो एक सच्चे समाजवादी थे, साथ साथ ये मौलिक विचारक रहे हैं, एक बहुत ही अद्वितीय नेता भी रहे हैं। तो इस प्रकार से सारा लोहिया दर्शन जो है ये सब चीज़ें अपने में समेटे हुए हैं। आशा है आपको काफ़ी कुछ लोहिया दर्शन में से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाइए, क्योंकि अभी हमें कुछ कमेंट्स मिले जिसमें ये कहा है कि आपके नोटिफिकेशन हमें नहीं मिलते। तो साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, तब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और पीडीएफ्स के लिए भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि पीडीएफ में कैसे जाकर हम लिंक से पीडीएफ लें। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया गया होता है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप हमारी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे www.teachereducation360.com, जहाँ पर साइड में शॉप का ऑप्शन होता है, वहाँ पर क्लिक करके आपको पीडीएफ वहाँ से आप न्यूनतम शुल्क पर वहाँ से ले सकते हैं। 3 इकाइयों के वहाँ पे पीडीएफ हैं। इकाई 3 के भी हम डालने वाले हैं पीडीएफ, क्योंकि देरी इसलिए हो रही है क्योंकि इकाई के 3 पीडीएफ के साथ साथ हम आपको अब की बार 100 महत्वपूर्ण प्रश्न भी देने वाले हैं। इसलिए वो प्रश्न को तैयार करने में टाइम लगता है, क्योंकि काफ़ी जो भी शिक्षा से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित कार्य होते हैं उनमें समय तो लगता ही है। तो इस प्रकार आप ले सकते हैं। साथ साथ मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें पीडीएफ लेने का तरीका आपको वहाँ पर दिखाया जाएगा। तो आप इसी प्रकार पढ़ते रहें और हमारे चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।